शमशान घाट में अब भी उड़ रही कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां, कफन के कपड़े लोगों के घरों के सामने पड़े। बालाघाट में फिर बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या, पॉजिटिव मरीजों की संख्या में फिर उछाल, बेड उपलब्धता, पोर्टल की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में। और लांजी विधायक हिना कांवरे ने लिया कोविड केयर सेंटर का जायजा, मरीजों से की बात। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। बालाघाट शमशान घाट पर चिता जलाने पर चल रही लापरवाही के मामले में और कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने की लेकर खबर प्रकाशित की गई थी, लेकिन प्रशासन के कानों में अभी तक जू नहीं रेंगी है। अभी भी शमशान में जिस तरह से मृतकों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, उससे प्रोटोकॉल की धज्जियां तो उड़ रही हैं, बल्कि आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा संकट खड़े होने का डर भी सामने आ रहा है। मृतकों के शवों को अंतिम क्रिया करने के बाद शवों के कफन और अन्य सामग्रियों का उचित निपटान न करके वहीं फेंका जा रहा है, जोड़कर या जानवरों द्वारा यहाँ वहां ले जाया जा रहा है। वहीं एमएस टीवी ने सोमवार को वहां जाकर देखा तो कफन के कपड़े लोगों के घरों के सामने पड़े थे। 2 दिन के बाद फिर एक बार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में उछाल देखने को मिला है। 25 अप्रैल की रात को दिए गए आंकड़े में 149 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 138 है। बालाघाट में पिछले 2 दिनों से संक्रमितों की संख्या कम और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा आ रही थी। पॉजिटिव मरीजों की संख्या में उछाल आना ये बालाघाट के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि बालाघाट में उपलब्ध वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड सभी मरीजों से भरे पड़े हैं। सिर्फ आइसोलेशन वाले बिस्तर खाली हैं, जिसकी उपयोगिता इस संक्रमण काल में कोई खास नहीं है, और यही वजह है कि कोविड सेंटरों के बिना ऑक्सीजन वाले बेड खाली पड़े हैं। इसी तरह प्रशासन ने शासकीय अस्पताल और जन भागीदारी से बनाए गए आइसोलेशन सेंटर में उपलब्ध बेडों की संख्या बताने के लिए एक पोर्टल भी बनाया है, जिसमें मरीज या उसके परिजन ऑनलाइन बेडों की उपलब्धता देख सकते हैं। लेकिन वास्तव में पोर्टल पर बताए जाने वाले बेडों की संख्या और उपलब्धता का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि कई सेंटरों में जो कुल बेडों की संख्या बताई जा रही है वह भी कम है। कोरोना की दूसरी लहर क्षेत्र में कहर बनकर अपना काल रूप दिखा रही है। ऐसे में सोमवार को लांजी की विधायक हिना कांवरे ने कोविड सेंटर लांजी पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही कोविड वार्ड में जाकर मरीजों से उनका हालचाल भी जाना। कांवरे ने कहा कि समय रहते यदि मरीज अपनी जांच कराएं तो सुधार का आंकड़ा बेहतर हो सकता है। इस अवसर पर लांजी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अजय अवसरे, पवन कांवरे, IT सेल जिला उपाध्यक्ष लिखेंद्र उपराड़े, SDM रविंद्र परमार, SDOP दुर्गेश आर्मू, जिला पंचायत CEO रंजीत ताराम, PMO डॉक्टर प्रदीप गेडाम आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कि जो पेशेंट्स यहाँ आ रहे हैं, जैसे डॉक्टर ने भी मुझे बताया कि वो लोग पहले काफ़ी तबीयत खराब होती है, जब इमरजेंसी आती है तभी वो हॉस्पिटल आ पाते हैं। ऐसी स्थिति में पेशेंट्स बहुत मतलब क्रिटिकल कंडीशन में भी आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से रिकवरी रेट हमारे यहाँ का है, मुझे लगता है कि पूरी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस व्यवस्था और कैसे बेहतर कर सकें, क्योंकि जो अंदेशा है हम लोगों को कि वो आगे आने वाले समय में फिर दिक्कतें बढ़ेगी, उसको कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो स्थिति है उसका तो निपटारा कर पा रहे हैं, लेकिन आगे यदि और क्रिटिकल होगी तो उसको कैसे दूर कर पाएंगे। सारे कमरे मैंने देखे हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, सिलेंडर्स कहाँ पर भरे जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, किस तरह से हो रहा है, वो पूरा मैंने देखा है। और अभी की स्थिति में तो ठीक है, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए और तैयारी की जरूरत पड़ेगी। बालाघाट में बजरंग घाट, जागपुर, डेंजर रोड, मोती तालाब ऐसी जगह है जहां आमतौर पर मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक में बहुत बड़ी संख्या में लोग और उनके विभिन्न ग्रुप पहुंचते हैं। कोरोना संक्रमण फैलने के बाद एकाएक उनकी संख्या में कमी देखने को मिली। आमतौर पर अपनी सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए लोग सुबह शाम खुली हवा में सांस लेना पसंद करते हैं, इसलिए मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करते हैं। आम दिनों में बालाघाट के इन स्थानों पर स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने वाले लोगों की अच्छी खासी संख्या देखने को मिलती है। पिछले 2 हफ्तों में लोगों की संख्या में काफी कमी देखी गई है। अभी वर्तमान में कोरोना चल रहा है और आप डेली घूम रहे हैं, इससे क्या आपको डर नहीं लगता? क्या डर तो लगता है, लेकिन जो है सुबह की हवा लाखों की दवा होती है और मैं लगभग 15 साल से मैं रोज़ घूमता हूँ। घूमने से क्या फ़ायदा मिल रहा है? सुबह मैं साइकिल से ही वॉक करने निकलता हूँ, तो सुबह का ऐसा है, सुबह का बहुत अच्छी हवा रहती है, मास्क लगा के निकलता हूँ, मास्क लगा के निकलना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि घूमना ज़रूरी है, कोरोना अपनी जगह है, मास्क लगा के सावधानीपूर्वक निकले तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, भय तो सबको लगता है, भय तो हर व्यक्ति में है, और भय बिन हो ना प्रीत। जब तक आपको भय नहीं लगेगा तब तक आप जो सजग नहीं रहेंगे। इसलिए कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसके पीछे उसका इलाज है, व्यक्ति ठीक हो रहा, परंतु उसका एक सबसे बड़ा साधन है कि यदि आप घर पे यदि आप हैं तो आप योग कीजिएगा, व्यायाम कीजिएगा, और यदि आपके पास समय है तो सुबह सूर्योदय के पहले आप बाहर जाइए, मास्क लगा के जाइए, सुरक्षित, और अकेले जाइए। अकेले जाने के बाद आप घूमिए फिरिए, और आने के बाद जो कि एक स्थान मिलता है आपका जहाँ पर कोई व्यक्ति आता जाता नहीं है, वहाँ जाकर के आप व्यायाम कीजिएगा, ठंडी हवाएं आप लीजिएगा, और उसके बाद धीरे से फिर आप अपने घर पहुँचिएगा। परंतु इसमें व्यायाम करने से, घर पर योग करने से
फ़ायदा ये होगा कि आपके शरीर में ताजगी रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। आप 100 दवाई आप खाइए, उससे उतना आपको जल्दी आराम नहीं मिलेगा जितना कि यदि आप घूमते फिरते हल्का व्यायाम या घर पर आप योग करते हैं तो उसका फ़ायदा है। मैं स्वयं अपने आप से इस बात से संतुष्ट हूँ कि आज बहुत लंबे समय से मैं घूम फिर रहा हूँ और ख़ासकर इस कोरोना पीरियड में मास्क लगाता हूँ, अकेला जाता हूँ, 6-7 किलोमीटर मेरा रन होता है और जंगल में जाके बढ़िया मैं हल्का था एक शारीरिक व्यायाम करता हूँ और उसके बाद फिर वापस आ जाता हूँ। आप रोज़ सुबेरे घूम रहे हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं लगता यार, सुबह घूमने से क्या फ़ायदा है? सोचता लगता है बड़ी फ्री। कितने साल से घूम रहे हैं? 1 साल से घूम रहा है। हाँ, क्या क्या फ़ायदा है घूमने में? घूमने में मस्त सोचता लगता है, बड़ी फ्री। हाँ, लोगों को घूमना चाहिए, बराबर घूमना चाहिए। नगर मुख्यालय के गुजरी बाजार में स्थित 3 दुकानों में सोमवार की शाम अचानक आग लगने से दुकान का लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आगजनी की सूचना नगरपालिका को मिलते ही फायर ब्रिगेड वाहन ने पहुंच आग बुझाई। दुकान से धुआं उठता देख गुजरी बाजार के आसपास के लोगों ने जाकर देखा तो दुकान में आग लग गई थी, जिसकी सूचना दुकान संचालकों को दी गई। आपकी भी दुकान थी यहाँ, चाय की दुकान? कपड़े की है, संजय गारमेंट की। जला, लगभग कितने का नुकसान हुआ? 2.5 से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पूरे कपड़े हैं इसमें जो जले हैं, कैसे क्या आग लगी कुछ जानकारी? नहीं आएगा, समझ में आया। लगभग कितनी दुकानों में आग लगी है यहाँ पर अभी? कम से कम 3 से 4 दुकानों में। मेरी जनरल स्टोर इमिटेशन जल रही थी। तो बताइए किस कारण से आग लगी आपकी दुकान में? सर, लॉकडाउन लगा हुआ है, सब अपने अपने घर में है, दुकानदारों को आने से दुकान खोलने का परमिशन नहीं है। हम कैसे आएंगे यहाँ पर? आओ तो पुलिस वाले मारते हैं। अब ये बताइए कि हम अपनी दुकान की सुरक्षा कैसे करें? और आज ये इतनी बड़ी हानि हो गई। आज हमारे पे इतना कर्जा कहाँ से देंगे? हमारे तो हमारे 12 लाख रुपए की अभी खरीदी किया था। हाँ, लोगों से कर्जा ले लेके बैंक में प्रॉपर्टी रख के 5 लाख रुपए लोन लिया हूँ। अब उसके बाद मैं कहाँ से भरूँगा साहब? ये तो हमारे बच्चों को भूखे मरने की नौबत आ गई। लॉकडाउन तो वैसे ही 20 दिन का था, एक तो उसमें मर रहे हैं, ऊपर से लोगों ने जो कर्जा लिए हैं उसमें भी मरेंगे, या तो फिर पूरा परिवार फांसी लगा के मरेगा, क्योंकि हमारे पास अब कुछ बचा ही नहीं। गवर्नमेंट तो कुछ अब बोलेंगी नहीं, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हो रही है लॉकडाउन में, अगर ये चीज़ हो रही है तो प्रशासन क्या देख रहा है? अगर दुकानें बंद है तो मैं बोलता हूँ ये अंगार लगने की बात ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्रशासन घूम रहा है, देख रहा है। पर ये इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई तो हमारे पास बचा ही क्या है? क्या लग रहा है आपको? आपका कारण क्या लग रहा है? अब ये तो बता ही नहीं सकते जब हम घर में हैं। अगर दुकानें हमारी खुलते रहती तो हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ देख ही लेते हैं। लगभग कितने का नुकसान? 12 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। कल से वारासिवनी के बस स्टॉप पर एक निजी बस में सवार लगभग 60 यात्री परेशान हो रहे हैं। ये बस नेपाल के श्रमिक लोगों को लेकर बेंगलोर से उत्तर प्रदेश जा रही थी, जो खराब होने के कारण 2 दिवस से वारासिवनी में ही रुकी है, जिसके लॉकडाउन और गर्मी से सभी यात्री परेशान हो रहे हैं। गौरतलब है कि बेंगलोर में भी लॉकडाउन होने के कारण डरे हुए यात्री नेपाल जा रहे हैं, लेकिन बस खराब होने के कारण उनकी परेशानियां और बढ़ गई है। अभी कहाँ से आ रहे थे आप? अब हम बेंगलोर से आ रहे थे। बेंगलोर, ये जो बस खराब है उसमें यात्री हो ना आप? हाँ, मैं इसी का। अच्छा, बेंगलोर से आप लोग क्यों निकले? क्या लॉकडाउन वहाँ पे भी? हाँ, वहाँ पे भी लॉकडाउन है। अब कोरोना के महामारी में अब वहाँ पे रहना मुश्किल हो गया था, इसीलिए हम सब वहाँ से निकले थे। जब आके यहाँ गाड़ी खराब हो गया तो आप लोग नेपाल जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं? हम नेपाल जा रहे हैं, हमारे घर जा रहे हैं। पर एक तरफ लॉकडाउन की तकलीफ, एक तरफ लंबा सफर, बस की खराबी, एक अनजान जगह पे आप दिन भर परेशान हो रहे हो, तो बहुत तकलीफ गई होंगी आपको? हाँ, हमें बहुत तकलीफ हो रही थी, मगर यहाँ के जो रहने वाले हैं वाराणसी यहाँ के जो स्थानीय है उन्होंने हमें इतना हेल्प किया, जो हमें ऐसा फील हो रहा है कि हम बाहर नहीं है, हम अपने घर पे है, अपने घर में परिवार की तरह है। एकदम परिवार की तरह है, हमें ऐसा फील हो रहा है। अभी सुबह चाय नाश्ते का व्यवस्था हो गया था, अभी दिन में भी चाय का हुआ, दिन में ठंडे पानी का हुआ, अभी खाने का हो रहा है। अब कल सुबह तक का हम करेंगे करके यहाँ के स्थानीय ने जो बोला है, उससे हमें ये फील हो रहा है कि हम घर पे ही है, तो अच्छा फील हो रहा है। हम लोग कर्नाटका बेंगलोर से चले हैं 22 तारीख को शाम को, और यहाँ पर सवेरे 4 बजे आकर गाड़ी जो है ब्रेक डाउन हो गई है। यानी 22 को निकले हो आप ना, और 24 के शाम को निकले। यस। और गाड़ी वाराणसी में खराब हो गई। ये वाराणसी में आके सुबह 4 बजे में आज खराब हो गई है। तो आपकी बस बनी नहीं क्या अभी तक? अभी तक 2 दिन हुआ, 1 दिन हुआ, सुबह से शाम पूरा दिन हो गया। वो लॉकडाउन की वजह से पार्ट्स मिला नहीं बोल के अपना ड्राइवर स्टाफ गया है सिवनी, इधर बालाघाट गया, नहीं मिला। अभी सिवनी गया हुआ है, 1-2 घंटे में आने के लिए बोल रहे हैं लेके। और हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, लॉकडाउन है, मार्केट बंद है,
जो भी हमारे यहाँ के वासियों ने 12 सिवनी के जो भी हमारे ग्रामवासियों ने चाय पानी बच्चों को दूध बिस्किट वगैरह जितना भी हम लोग को सेवा किया है हम उनके आभारी हैं। और भी जो खाना खाने के लिए हमको आश्वासन दे रखा है वो भी उनकी हमारी तरफ से उन लोगों को धन्यवाद है। भैया आप लोग कितने लोग हैं कुल? हम लोग कुल 55 से 60 आदमी के आसपास में पूरी गाड़ी में। उसमें महिला बच्चे भी है सब? महिला बच्चे छोटे बच्चे बुजुर्ग सभी है। सभी है ना? अभी हम लोगों को जब भी कोई सूचना मिलती है तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब हमारे परिवार के हिस्से के रूप में है। तभी हम लोग को सुधीर भैया जो सुधीर शर्मा जी है उनके द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि बस स्टैंड में 60 लोगों की बस ख़राब हो गई है तो आप इनकी मदद कीजिए। तो हमारे व्यापारी परिवार की तरफ से हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई तो हम लोगों ने यहाँ पर इनको कोल्ड ड्रिंक्स पानी चिप्स बिस्किट केला अभी खाने की व्यवस्था हमारे सभी पदाधिकारी सभी सेवा कर रहे हैं अभी और अभी थोड़ी देर बाद इनको खाने की व्यवस्था की जाएगी समिति की ओर से। अभी के समय में तो सबको एक दूसरे की सेवा करनी है क्योंकि सेवा इसीलिए करनी है कि कौन किसकी मदद से कैसे ठीक हो जाए। कौन जो 60 परिवार थे यहाँ पर 60 लोगों का परिवार है बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे भूखे प्यासे थे इनको परेशानियाँ हो रही थी लेकिन लॉकडाउन के कारण अपने वारसदारी में कुछ नहीं मिल पा रहा है। बहुत समस्या में थे तो अपने को ऐसा लगता है कि इन लोगों की सबको सेवा करनी चाहिए बस लेकिन नियम का पालन करके मास्क बराबर लगाएं और घर से बाहर ना निकलें। यानी सेवा कार्य करें विपरीत माहौल में पर अपना स्वयं का बचाव करते हुए और कोरोना सावधानी का पालन करते हुए करें। अभी के समय में अगर अपन स्वस्थ नहीं रहेंगे तो अपन सेवा कैसे करेंगे। कोरोना के मरीजों को सिटी स्कैन कराने के लिए गोंदिया या बालाघाट शहर पर निर्भर रहना पड़ता है। लांजी अस्पताल परिसर में सिटी स्कैन की सुविधा नहीं होने के कारण अधिक सटीक रिजल्ट के लिए सिटी स्कैन को ज्यादा तरजीह दी जा रही है और परिवहन की सुविधाएं बंद होने के कारण एम्बुलेंस से मरीजों को लाने ले जाने का खर्चा सारी हदें पार कर रहा है। जिसके बाद भाजपा जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक रमेश भटेरे ने निजी शिक्षण संस्थान से स्थानीय स्तर पर निवेदन करके स्कूली वाहन को बतौर एम्बुलेंस सेवा में लगा दिया, जिसके बाद अब लोगों को निर्धारित उचित दर पर एम्बुलेंस मिल पाएगी, जिसके कारण मरीजों को सिटी स्कैन और अग्रिम गहन उपचार के लिए निर्धारित अस्पताल में पहुंचाने का प्रबंध किया गया। कोरोना में सीटी स्कैन एक बहुत महत्वपूर्ण जांच हो गई है। अब हमारे पास लांजी में चूँकि सीटी स्कैन की व्यवस्था नहीं है। पिछले कुछ दिन से मेरे देखने में आ रहा था कि जो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले हैं बहुत अनाप शनाप पैसा मरीजों से ले रहे हैं, मरीजों के परिजन से ले रहे हैं। इतना पैसा दे पाना सामान्यतः छोटे परिवार वालों के लिए वास्तव में तकलीफ हो रही थी। इसलिए हमारे दिमाग में बात आई कि जब हम लोग सब कुछ कर रहे हैं तो ये भी व्यवस्था हम मरीजों तक के सुलभ उपलब्ध कराएं। और इसी के चलते हम लोगों ने अपने सरस्वती शिशु मंदिर के संचालक से, शाकेत पब्लिक स्कूल के हमारे भाई संतोष मुरघड़े जी से और CIA स्कूल के संचालक भाई अनिल तिवारी जी से हम लोगों ने आग्रह किया कि आप लोगों के पास जो वैन है वो वैन चूँकि भी स्कूलों में खाली थी, हमने उन लोगों से सहयोग मांगा कि इन्हें बतौर एम्बुलेंस आप हमें उपयोग करने के लिए अपनी सहमति दें और एम्बुलेंस प्रदान करें। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन लोगों ने इस काम हेतु सहर्ष अपनी सहमति दी और 3 एम्बुलेंस की हमने व्यवस्था अभी यहाँ पर लांजी अस्पताल में बनाई है। यदि ऐसा लगता है ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस संख्या को और बढ़ाएंगे। मैं मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से इस बात का निवेदन भी करना चाहता हूँ कि जो एम्बुलेंस यहाँ से जाएंगी उसको ऑक्सीजन की जो व्यवस्था है, ऑक्सीजन हम लोग अस्पताल प्रबंधन की तरफ से उपलब्ध कराएंगे। और इसका जो हम लोगों ने किराया तय किया कि इसमें 2000 रुपये, चाहे मरीज बालाघाट उसका सीटी स्कैन बालाघाट हो चाहे गोंदिया हो, 2000 रुपये हम लोगों ने तय किया हो कि 2000 रुपये में मरीज को यहाँ से लेकर के जाएंगे और उसकी जाँच करा के सकुशल उसको वापस लेके आएंगे। ये जो हॉस्पिटल की व्यवस्था इसी के तहत कि जिसके जो बाहरी लोग हैं वो भी इसकी यूज़ करेंगे? नहीं, हमारे पास जो कोविड को लेकर के जो आएंगे, यदि ऐसा किसी को सीटी स्कैन कराने कोविड से रिलेटेड जिस व्यक्ति को भी ओनली फॉर ए कोविड है, इसके अलावा अन्य किसी के लिए नहीं, यदि कोई ऐसा कोविड का व्यक्ति यहाँ एडमिट ना भी हो और यदि वो सीटी स्कैन के लिए जाना चाहता है तो हम उसको भी व्यवस्था दें। बिरसा जनपद पंचायत के अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों में निरीक्षण नहीं किया जा रहा, जिसके कारण ग्राम पंचायतों में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए लोगों में डर की स्थिति बनी हुई है। जब तक जिम्मेदार व्यक्ति ग्राम पंचायत में जाकर आम जनता को शासन की जानकारी नहीं देंगे तब तक ये डर खत्म नहीं होगा। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत अचानकपुर में 12 लाख की जनसंख्या है, जिसमें 500 लोगों की उम्र 60 वर्ष से अधिक है। जबरदस्ती न ले जाए न कोनो, यही पूछने के लिए तो वीडियो बना रहे, क्यों नहीं जबरदस्ती हम तुमको ले जाते हैं, हाथ पकड़ के तुम चिल्लाते करते। हम तुम्हारी सहमति जानने के लिए आए कि क्यों नहीं लगाना चाहते आप। आपने बता दिए, हमने सुन लिया। नहीं लगाना चाहते, मत लगाइए। बीमार होंगे तो हम खुद सूचना देंगे। हमारे गांव में ऐसी बीमारी है, ऐसा हो रहा, हम बीमार हैं तो कहाँ जाना है, नहीं जाना हम खुद बताएंगे।
चलिए ठीक नहीं वही हमारे गांव में अभी कोरोना नहीं है। ये समझो मेरी बात को, अभी कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। आपने अपनी बात रख दी है, हम अपनी बात वाली बात देखो सबको सुनने को मिलता है, हमें भी सुनने को मिलता है ऐसी नहीं, वही जानने के लिए बात नहीं है, हमको जरूरत नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं, अपना कोई टीकाकरण नहीं होगा। कल से ग्राम हम पंचायत जंगल में रहने वाले स्वच्छ हैं। कोरोना कहाँ से आएगा जानते हो? जो आप आ रहे हो ना, कोरोना को लेके आप आओगे हमारे गांव। हमारे गांव में कोरोना नहीं है। कोरोना किनको है? जो गरीबों को लूट के खा रहा है, अवैसी का हवा ले रहा है कूलर का, उनके लिए कोरोना है। हम अभी 1 घंटा काम करेंगे, पसीना छूटेगा यहाँ से यहाँ तक, कोरोना। हम तो कहते हैं कोई बीमार न हो, सब कोई तंदुरुस्त रहे। कोनो चाहत थोड़ी है कि कोनो का तब। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।